So welcome again to all of you. Our next topic is Tadi Virodhi Andolan. But before starting this topic, one of the हेडिंग इज़ गिवन टू यू कि महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। क्या है, कैसे महिलाओं ने शराब माफिया को हराया, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ भी। ताड़ी किसे बोला जाता है? ताड़ी शराब को बोला जाता है। आंध्र प्रदेश के जो ज़िला है हमारा, सॉरी आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है, उस एरिया के अंदर जो शराब है और उस शराब को जो है वो ताड़ी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि चित्तूर जिला है कोई, उसके कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की एक छोटी सी कहानी है जिसमें कि गांव की महिलाएं जो है वो ताड़ी की बिक्री पर जो है पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई हैं। उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई भी। शराब बंद करने के लिए वो चाहती थी भी शराब बंद की जाए। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेजा। यानी कि जब शराब की बिक्री बंद करवाई गई तो ठेकेदार ने उनके साथ जो है वो गुंडों का एक दल भेज दिया। गांव की महिलाएं इससे भी नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री पर विरोध लगाने वाली महिलाओं पर ठेकेदार ने गुंडों से सरियों और घातक हथियारों से हमला करवा दिया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही। अंततः ठेकेदार और उनके गुंडों को हार माननी पड़ी और फिर महिलाओं ने 3 जीप ताड़ी को फेंक दिया। यानी कि देखिए किस तरह से जब सब महिलाएं एकजुट खड़ी हो गई और उन्होंने इस तरह से, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने जो है ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाया। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ताकत होती है। यही हम आप लोग देखोगे कि किस तरह से यहाँ मूवमेंट चले, संघर्ष चले, आंदोलन चले और उन आंदोलन में जो है वो उनको कामयाबी मिली। अब हम देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। लेट्स सी। कहते हैं जब बीकेयू उत्तर में किसानों को लाभमंद कर रहा था, अभी मैंने पीछे आपको टॉपिक में भारतीय किसान यूनियन के बारे में पढ़ाया था, तो किस तरह से उत्तर के एरिया में, स्पेशली इन द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर किस तरह से आप लोगों ने देखा कि भारतीय किसान यूनियन एक बाकी और भारतीय किसान आंदोलन जो था वो बाकी आंदोलनों के लिए एक अग्रणी आंदोलन के रूप में खड़ा था और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई, आप लोग देखोगे। तो कह रहे हैं उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था। यानी कि अगर हम कहें तो ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। मतलब किसी भी तरह से वो लिक्वर की सेल को रोकना चाहते थे और शराब की बिक्री पर जो है वो पाबंदी लगाना चाहते थे। ईयर 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज़ दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता था, खबर वैसी ही होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इससे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। कैसे था, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि कंप्लीट देखते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक दूर दराज के गांव दुबरगंटा, याद रखिएगा ये नेल्लोर जिले के एक दूर दराज गांव है जिसका नाम है दुबरगंटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। यानी कि जहाँ पे बड़ी बुजुर्ग औरतों को जो है वो शिक्षा के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था या जोड़ा जा रहा था, पढ़ाई करवाई जा रही थी, एजुकेशन दी जा रही थी, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कक्षाओं में महिलाओं के घर में पुरुषों के द्वारा देसी शराब यानी कि ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी। यानी कि औरतें जो थी वहाँ पर अपने जो उनके घर वाले थे उनके द्वारा शराब पीने की जो थी वो शिकायतें करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। यानी कि अब हालात जो थे वो बद से बदतर हो चुके थे। जो ग्रामीण लोग थे वो अपने काम पर ना जाते हुए और शराब के
साथ चलते चलते यानी कि शराब पीते पीते जो थे वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे थे। शराबखोरों के क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था शराब पीने की लत की वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा था। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से शराब पीने वालों की एक तो स्वास्थ्य खराब हो रही है और उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, दूसरी अर्थव्यवस्था भी जो है वो नुकसान में जा रही है। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर होने लगे। जिस तरह का वो काम यानी कि जो मजदूरी का काम या जो भी वो काम कर रहे थे वहाँ से वो गैर हाजिर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। वो तो आप जानते हैं कि इसमें शराब पीने के बाद जो थी घर में मारपीट हो रही थी। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आईं और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5,000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंध एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। देखिए किस तरह से जो औरतों के किए गए प्रयास जो थे उसकी वजह से 17 बार जो थी वो ताड़ी की नीलामी जो थी वो रद्द हुई थी। ताड़ी की नीलामी का रद्द होने का मतलब है कि 17 बार ये चीज़ जो थी वो नहीं हो पाई, यानी कि ये जो शराब की बिक्री जो है इसको ऊपर पाबंदी लग पाई। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो पूरे राज्य के अंदर फैल गया था, पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया था। अब देखिए आंदोलन की कड़ियाँ क्या थी। कहते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण सा था। ताड़ी की बिक्री बंद करो, मतलब सिंपल जो थे वो एक स्लोगन लेके चल रहे थे भी ताड़ी की बिक्री को बंद करें। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। यानी कि औरतें जो थी वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध और राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। अब जो शराब को लेकर मतलब एक ट्रेड का जो था ये हिस्सा बन चुकी थी और इसने पॉलिटिक्स की, वहाँ की राजनीति के बीच में एक अपना एक रिलेशन बना रखा था। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि बहुत सारा टैक्स मिलता था जो राज्य सरकार थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। यानी कि अपने इस आंदोलन के अंदर जो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था शराब की बिक्री बंद करो या ताड़ी की बिक्री बंद करो में उन्होंने घरेलू हिंसा के मुद्दे को भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। आप देख सकते हैं कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था वो महिला आंदोलन का एक हिस्सा, उन्होंने अपने आप को साथ इसको जोड़ दिया और बना लिया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल व सामाजिक स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे। यानी कि ये देखिए भी ओनली यही टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आ गया या डाउरी सिस्टम आ गया या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आ गया, कुछ ऐसे जो थे वो शहरी महिलाओं के बीच में ही ऐसे जो टॉपिक जो थे यानी कि इन चीज़ों के बीच जो थे वो एक्टिव थे। यानी कि शहरों में ही ऐसी बात सुनने को मिलती थी और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हो गई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मसला जो है वो खासा जटिल है। यानी कि अब ये लगने लग गया कि ये जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा ही जटिल इशू है। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल वायलेंस के मुद्दों पर भी केंद्रित रहा। इन समूहों ने दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई और लैंगिक समानता के सिद्धांत के व्यक्तिगत और संपत्ति कानूनों की भी मांग की। अब आप देखेंगे कि इन्होंने लैंगिक समानता का मतलब औरतें और व्यक्ति के जो जिस तरह से वो काम कर रही हैं वो दोनों समान हैं और उनको समान जो है वो मजदूरी मिलनी चाहिए और संपत्ति कानूनों की भी मांग की। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। धीरे धीरे महिला आंदोलन
कानूनी सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुले तौर पर बात करने लगा। हमने ऐसे ही विषय में बातें की हैं। 9वें दशक के आते आते महिला आंदोलन समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरह से 9वां दशक आया और उस समय महिलाओं ने जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करने लगी। और आपको ध्यान होगा कि 73rd और 74 जो अमेंडमेंट किए गए थे, यानी कि 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। यानी कि जो स्थानीय निकाय का मतलब है भी जो हमारा 3rd टियर सिस्टम है, यानी कि पंचायत में और म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर जो है वो उन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया है। 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए, औरतों के लिए जो है वो आरक्षण कर दी गई है। इस व्यवस्थाओं को राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही है। संसद में इस आशय का एक संशोधन विधेयक भी पेश किया गया था, परंतु विधेयक को अभी तक जरूरी जन समर्थन नहीं हासिल हो पाया है। कुछ गुट जिसमें कि महिला समूह शामिल हैं, प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यानी कि उसी में जो यानी कि वो जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसी विधेयक में महिलाएं जो है वो दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो है वो अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो आपने देखा है किस तरह से जो ये ताड़ीवादी आंदोलन है, ये ताड़ीवादी जो संघर्ष चलाया गया था, उस संघर्ष के चलते किस तरह से महिलाओं की एकजुटता जो है वो ने रंग लाया। उन्होंने ताड़ी की बिक्री को ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई और उसके बाद जो है वो 1/3 सीटें जो आपने देखा कि किस तरह से 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत 73rd और 74th में अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है वो उनके लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई थी या रिजर्व कर दी गई थी। तो अगला हम जो टॉपिक लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन।